नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मददगारों के पीछे पड़ी मोदी सरकार, यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास से पूछताछ। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 4 दिन में 74 मौतें, मुख्यमंत्री से भिड़े स्वास्थ्य मंत्री। गुजरात में 2 महीनों में मरे 1.25 लाख लोग, मगर सरकार ने बताया 4000। यूपी में गंगा तट पर हजारों शव दफन किए, नदियों में लाशें मिलना जारी। इजराइल हमलों में अब तक 119 फिलिस्तीनियों की मौत, फैल सकती है जंग। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कोरोना के इस संकट में जो लोग दिन रात जुटकर पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, सरकार उन पर ही शिकंजा कसने की तैयारी में है। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ की। श्रीनिवास कोरोना मरीजों की मदद की वजह से इस समय सुर्खियों में है। पुलिस द्वारा पूछताछ के बारे में श्रीनिवास ने कहा, वो ये जानना चाहते थे कि हम लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं। हमने उनके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। उनके समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। इसके साथ ही उन्होंने #I stand with IYC लिखा है, यानी मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि मदद करने वाले युवा कांग्रेस के साथियों और युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस को भेजकर कोविड-19 के मरीजों की मदद से रोकना मोदी सरकार का भयावह चेहरा है। ऐसी घृणित बदले की कार्रवाई से न हम डरेंगे, न हमारा जज्बा टूटेगा। सेवा का संकल्प और दृढ़ होगा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। कुछ बड़ी ही अचंभा में डालने वाली चीज़ें इस देश में हो रही हैं कि आम तौर पर जो लोग दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है और उनकी सहायता की जाती है ताकि वो और बेहतर ढंग से मदद कर सकें। इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी माना जाता है। उपकार को सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है उसे ये पसंद नहीं है। इसीलिए जब पप्पू यादव कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिलीप पांडे जो आम आदमी पार्टी के MLA हैं, जो कि अभी पूरे परिवार के साथ कोरोना ग्रस्त हो गए हैं, उन्होंने भी बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर रहे थे। उनको भी पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। और हम सब जानते हैं कि बीवी श्रीनिवास इस समय एक बड़े योद्धा के रूप में उभरे हैं। उसी तरह से जैसे पिछले दौर में सोनू सूद ने बड़ा काम किया था, जो माइग्रेशन करके जा रहे थे मजदूर, प्रवासी मजदूर छोड़ कर जा रहे थे, उनकी हर तरह से मदद की थी। सोनू सूद अभी भी मदद कर रहे हैं। लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग मदद करने लगते हैं तो सरकार को दिक्कत होने लगती कि कहीं उनको क्रेडिट ना मिल जाए। और इससे एक बात और हो रही है कि सरकार की बखियां उधड़ रही हैं। ये लोगों तक मैसेज जा रहा है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो उस गैप को भर रहे हैं। सरकार की जो नाकामी है उसको की वजह से जो समस्याएं लोगों के सामने पैदा हो रही हैं वो उनको दूर कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं हजारों कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उनकी शाबाशी उन्हें मिल रही है। हर तरफ इन लोगों की वाहवाही हो रही है और सरकार को ये खटक रही है, केंद्र सरकार को खटक रही है। और जाहिर है कि किसी एक PIL दाखिल करवा दी हाईकोर्ट में, जिसमें इस पर सवाल उठाए गए और हाईकोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि इसकी जांच की जाए और पुलिस उस काम में लग गई। तो आप देखिए कि किस तरह से चीज़ों को गढ़ा जाता है, किस तरह से चीज़ों को अंजाम दिया जाता है अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए। भले ही वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हों, ये सरकार कोई कोर कसर नहीं रखती है। हर साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही है और ये बहुत दुखद पहलू है।
जिन लोगों को, जिन मरीजों को इन लोगों की मदद से सहायता मिली है, मदद मिली है और ठीक हुए हैं, वो सोचिए सरकार के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो तो यही सोचेंगे कि ऐसे खिदमतगारों को तो नवाजा जाना चाहिए, पुरस्कारों से उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और ये सरकार इतनी बदतमीज़ है, इतनी घृणा से लबरेज है, इतनी सत्ता लोलुपता इसमें भरी हुई है कि ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगली खबर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का सिलसिला जैसे तैसे दिल्ली, लखनऊ में थमा हो, मगर अब गोवा में इसकी वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीते 4 दिन में 74 मरीजों की मौत ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण हो चुकी है। शुक्रवार सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच 13 मरीजों की मौतें हुई हैं। इन मौतों के पीछे का कारण ऑक्सीजन स्तर का गिरना बताया गया है, जिसका मतलब है ऑक्सीजन न होना। इसके पहले 11 मई की सुबह 26 लोगों की, 12 मई को 20 लोगों की और गुरुवार को 15 लोगों की मौतें हुई थी। गोवा सिर्फ 16 लाख की आबादी वाला राज्य है, तब भी वहां की सरकार हालात को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। गोवा में पॉजिटिविटी रेट भी 50% तक पहुंच गया है कोरोना का। इस बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। नीति संबंधी निर्णयों जैसे लॉकडाउन और कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बयानों से साफ पता चल रहा है कि पार्टी में रस्साकशी चल रही है। अभी हाल में अस्पताल में 26 मरीजों की मौत पर मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया था कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। उन्होंने इसका दोष मढ़ दिया था अस्पताल के कुप्रबंधन पर। लेकिन वहीं स्वास्थ्य मंत्री राणे ने कहा कि कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि उनको गलत जानकारी है। तो आप देखिए कि गोवा बहुत छोटा सा राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है। बीजेपी ने वहाँ की सत्ता कांग्रेस से हड़पी थी, जोड़ तोड़ करके, राज्यपाल का गलत इस्तेमाल करके, और अब वहाँ वो संभाल नहीं पा रही है। केवल 15-16 लाख की आबादी वाले एक प्रदेश में अगर 4 दिन में 74 मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं, तो आप सोचिए कि डबल इंजन की सरकारें पूरे देश भर में कैसे चल रही हैं। न केंद्र उस पर ध्यान दे रहा है, न केंद्र मदद कर रहा है, और राज्य सरकार अक्षम साबित हो रही है, अयोग्य साबित हो रही है इसको हैंडल करने में। कोरोना से जो संक्रमण है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि आप जैसा हमने बताया कि पॉजिटिविटी रेट 50% तक पहुंच गया है, जो कि बहुत घातक है। बहुत, इससे जो मरने वालों की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वहाँ सत्ता का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आपस में तालमेल नहीं है, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, और जो चीज़ें जिस पर फोकस होना चाहिए सरकार का वो दिख नहीं रहा है, और उसकी सज़ा भुगत रहे हैं गोवावासी जो बेमौत मारे जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात सरकार कोरोना से मरने वालों के सही आंकड़े छिपाने की कोशिशों में लगी हुई है। दैनिक भास्कर ने गुजरात में 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेथ सर्टिफिकेट का डाटा खंगाला है और उससे चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। इससे पता चला है कि राज्य के 33 जिलों और 8 निगमों द्वारा सिर्फ 71 दिनों में ही 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4,218 ही बताई गई है। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ 71 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों की मौतें कैसे हो गई। दैनिक भास्कर ने जो आंकड़े निकाले हैं उनसे पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल के 71 दिनों में मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। इस दौरान सबसे अधिक परेशान करने वाली जानकारी ये भी मिली है कि सरकारी विभाग ने जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं उन मृतकों में 60% मरीज 45 साल से अधिक उम्र के थे, वहीं 20% मृतकों की उम्र 25 साल से भी कम थी। तो हम जानते हैं कि गुजरात मॉडल क्या है, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
एक झूठ था, एक मिथ था जो गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर गढ़ा था और जिसको 2014 के चुनाव में जमकर भुनाया गया था। पूरे देश को मिसगाइड किया गया था, गुमराह किया गया था। पूरे देश ने सोचा था कि गुजरात में बड़ी अच्छी सरकार चल रही, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लोग बहुत खुश हैं, सारी जो स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा वगैरह बहुत बढ़िया है। लेकिन जब मोदी सत्ता में आए केंद्र में, तो न तो देश में वो व्यवस्था खड़ी की और गुजरात के बारे में जो कहा जा रहा था उसकी भी पोल पट्टी खुल गई। एक एक करके साफ हो गया कि वो कहीं नहीं है। और इस कोरोना काल में तो उसके स्वास्थ्य तंत्र का पूरा पर्दाफाश हो गया। लेकिन अब इस सब को छिपाने के लिए राज्य सरकार, विजय रूपाणी की सरकार लगातार झूठ गढ़ रही है, झूठ फैला रही है, झूठ की आड़ ले रही है। इसीलिए अगर ये जांच हुई है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, इसको सलाम किया जाना चाहिए कि इतनी बढ़िया रिपोर्ट और इतनी खोजपूर्ण ढंग से ये जारी की गई है। तो ये साफ बता रही है कि मरने वालों में और उनकी संख्या, जो वास्तविक संख्या है और जो सरकार बता रही, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह से कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में वहाँ पर तोड़ मरोड़ की जा रही सरकार के द्वारा। बहुत सारे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, उसके बारे में बहुत सारे झूठ बोले गए हैं और गुजरात हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणियां भी की हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो गुजरात की असलियत को पूरे देश के सामने खोलकर रख रही हैं। अब जिनके आंखों में अंधभक्ति का पट्टा बंधा है, उन्हें ये सब नहीं दिखाई देगा। वो फिर भी भक्ति करते रहेंगे, वो फिर भी गुण गाते रहेंगे और सच्चाई को देखने से इनकार कर देंगे। लेकिन सच्चाई को देखने से इनकार करने का मतलब आफत को न्योता देना है। और जो आफत हमने 2016-14 के चुनाव में दी थी न्योता, वो हम पूरा देश इस समय भुगत रहा है। अगली खबर लेते हैं। यूपी में हालात लगातार भयानक होते जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लाशें नदियों में बहती हुई मिल रही हैं। दैनिक भास्कर की ही पड़ताल में पाया गया है कि गंगा किनारे घाटों पर अब तक 1000 से ज़्यादा शवों को दफनाया जा चुका है, वो भी महज 3 फीट की गहराई में। यानी अगर पानी भी बरस जाए तो वे लाशें ऊपर तैरने लगेंगी। यूपी के हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर और उन्नाव में यमुना और गंगा में बहती लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। उन्नाव में गंगा घाट पर हर रोज दर्जनों लाशों को चिता तक नसीब नहीं हो रही है, उन्हें रेत में दफन किया जा रहा है। गुरुवार को चंदौली में आधा दर्जन शव तैरते हुए पाए गए। कानपुर जिले के घाटमपुर फतेहपुर रोड पर परास गांव में बीते 20 दिनों में 40 मौतों से दहशत का माहौल है। गाजीपुर में गंगा में अभी तक 169 शव मिल चुके हैं। तमाम गांवों में बीमारी के खौफ से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि इतनी लाशें अंतिम संस्कार के लिए आ रही हैं कि जलाने के लिए लकड़ी मिलना भी मुश्किल हो रहा है और उनके दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। इसके चलते भी लोग शवों को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मुताबिक कोरोना का प्रकोप थमने लगा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांव-गांव में जांच हो रही है, दवाएं बंट रही हैं और सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिली वाहवाही का हवाला देते हुए ट्विटर पर खुद के मॉडल को बेहतर करार देने का ट्रेंड भी करा रही है। तो आप देखिए, एक गुजरात सरकार है, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। उसके पहले गोवा की सरकार का जिक्र किया मैंने, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। और अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो डबल इंजन वाली सरकार है। और इन सारे प्रदेशों का हाल कमोबेश एक जैसा है। मौतों का अंबार लगा हुआ है, शवों का अंबार लगा हुआ है। नदियों में बहाए जा रहे हैं शव, रेतों में दबाए जा रहे हैं शव, वो भी कम गहराई में। पानी अगर गिरा तो वो ऊपर भी आ सकते हैं। और उससे सबसे आंख मूंदे योगी सरकार दावा कर रही है कि वो सबसे अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ रही है। उसकी व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, सब तरफ खुशहाली है। वो इन दृश्यों को छिपाना चाहती है, लोगों के नज़रों से सच्चाई को छिपाना चाहती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। क्योंकि कहाँ कहाँ छुपाएगी।
पूरे प्रदेश में ही ये मातम पसरा हुआ है, पूरे प्रदेश में ही ये बीमारी फैल चुकी है। योगी सरकार की लापरवाही की वजह से, पंचायत चुनाव करवाए गए असमय उसकी वजह से, और जो भी कुप्रबंधन है योगी सरकार का जो दूसरे मामलों में भी दिखता रहा है वो इसमें भी दिख रहा है। तो साफ है कि डबल इंजन की जो सरकारें हैं, जो नारा देकर ये बीजेपी हर जगह चुनाव लड़ने पहुंचती है, वो भी एक बहुत बड़ा जुमला है, झूठ है। आज की अंतिम खबर लेंगे। इजराइल ने शुक्रवार को भी गजा पट्टी में तोपों से और अधिक हमले किए हैं। उग्रवादी संगठन हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इस लड़ाई में अभी तक 119 फिलिस्तीनी लोगों की जानें जा चुकी हैं और 830 के करीब घायल हो गए हैं। इसके अलावा केवल 9 इजरायली हमास के हमले में मारे गए हैं। इजरायली सैन्य हमलों के संवाददाता ने कहा है कि इजरायली सैनिकों ने जमीन के रास्ते घुसकर आक्रमण नहीं किया है। सैनिक इजराइल की सीमा के भीतर से ही गोले बरसा रहे हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी की सीमा पर संभावित जमीनी आक्रमण के लिए 9000 सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। इसके बाद यह लड़ाई और बड़ा रूप लेते हुए दिख रही है। इस बीच बीती रात को इजराइल पर लेबनान की ओर से भी रॉकेट दागे गए हैं, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस लेबनान की ओर से रॉकेट दागे जाने की पुष्टि की है। उसका कहना है कि लेबनान की ओर से 3 रॉकेट दागे गए, हालांकि इनसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो इजराइल का और हमास का कोई मैच नहीं। हमास बहुत छोटा सा उग्रवादी संगठन है, कम लोगों का संगठन है, और जो रॉकेट दागता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के पास तमाम व्यवस्था है। तो लेकिन इजराइल बहुत शक्तिशाली है। इजराइल के पास तमाम तरह के हथियार हैं, गोला बारूद हैं, हवाई जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं, और उन पूरी ताकत से टूट पड़ा है। और इसीलिए इसने कम समय में उसने करीब 125 लोगों की हत्या कर दी है, 125 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है। इजराइल एक गुंडा स्टेट है, और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो एक आतंकवादी राष्ट्र है, जो आतंकवाद के जरिए अपनी दादागिरी कायम रखने की कोशिश करता है। ये जो पूरा मामला है इसका एक लंबा इतिहास है, इसमें समय नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इजराइल की इस दादागिरी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने अभी कुछ ठोस नहीं किया है। और अगर मामला बढ़ता है तो ये खतरनाक इसलिए होगा कि फिर अरब मुल्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं, दूसरे राष्ट्रों का भी हस्तक्षेप हो सकता है और लड़ाई फैल सकती है, जैसा कि लेबनान ने की तरफ से ये शुरू हो गया है। तो एक दूसरा अरब देश अब इसमें शामिल हो रहा है। तो ये खतरनाक स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को, संयुक्त राष्ट्र को इस समय इसमें दखल देना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए और हमास पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य की बात इसी खबर से जुड़ी ये है कि भारत सरकार ने हिंसा की निंदा तो की है, लेकिन गजा पट्टी में हमास की के द्वारा भेजे गए रॉकेटों की निंदा ज़्यादा की है, इजराइल की कम की है। जबकि इजराइल ज़्यादा हिंसक व्यवहार कर रहा है, ज़्यादा आक्रामकता के साथ पेश आ रहा है। तो ये भारत सरकार का इजराइल के समर्थन का रवैया हम देख रहे हैं, फिलिस्तीनियों के साथ वो अब नहीं खड़ी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये इंसानियत का तकाजा भी है कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हो जाए। बहरहाल ये थी खबरें आज की और इनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।